आज मेरी शादी थी और शादी के दिन घर में फंक्शन जोरों से चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरी जो शादी थी यह मेरी मोहब्बत की शादी थी। मैं रूपाली से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार रूपाली से फ़ोन करके बातें कर लेता हूँ, मेरा दिल को थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। यही सोचकर मैं अपनी जेब से मोबाइल निकाला और जैसे ही मोबाइल ऑन किया तो मेरे मोबाइल पर रूपाली के 101 कॉल आए हुए थे। मैं घबराता हुआ उसको फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। मैंने सबकी नज़रों से बचकर रूपाली के घर चला गया, रूपाली से मिलने के लिए। लेकिन रूपाली के घर जाने के बाद रूपाली की सहेलियाँ और उसके परिवार वाले मुझे मिलने नहीं दे रहे थे। तभी रूपाली ने मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल दिया और जब मैं कमरे में दाखिल हो गया तो कमरे के तरफ अंधेरा फैला हुआ था। मैं कमरे की लाइट को ऑन कर दिया। जब मेरी नज़र रूपाली के चेहरे पर पड़ी तो मेरे दिल को जैसे धक्का लग गया था। वह रो रही थी और रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी, मगर मेरे लिए खतरे की बात उसका हुलिया था। उसके चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान थे और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैं देखकर परेशान हो गया और उसे दोनों बाजू से पकड़कर हिलाने लगा। मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा यह हाल किसने किया है? मेरी आंखों में खून उतर आया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि जिसने रूपाली के साथ एक गलत काम किया है उसे मैं जान से मार दूंगा, मगर मैं मन ही मन में यह सुनने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर इस बात का इंतजार था कि वह मुझे कहेगी मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत को चेक करने के लिए सब कर रही थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और रोते रोते जमीन पर बैठी चली गई। उसकी हालात एक ऐसे इंसान की तरह हो रहे थे जो अपना सब कुछ हार चुका हो, सब कुछ लुटा चुका हो। जब मैं उसकी हालत देखा तो मैं उसके सामने जमीन पर बैठता ही चला गया और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान के लिए मुझे यह तो बताओ कि असल में तुम्हें हुआ क्या है? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। तुम नहीं जानती कि मेरे दिल पर इस वक्त क्या कयामत गुजर रही है। मेरा इतना ही कहना था कि उसने अपने सुर्ख आंखों मेरे चेहरे पर डाली और फिर कहने लगी, अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो तो तुम इस बात का क्या जवाब दोगे? मैंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उससे कहने लगा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि जिसकी मिसाल देना मुमकिन नहीं है, मगर आप मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तभी वो कहने लगी, अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो क्या तुम मुझे अपना लोगे या मुझे छोड़ दोगे? वो क्या कहना चाह रही थी मैं उसकी बात को समझ गया था। जो मेरे दिल दिमाग में ख्याल आ रहा था, अपने उस ख्याल को झुठलाना चाहता था। तभी मैं उसे कहने लगा कि मुझे खुलकर बताओ, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने आज मुझे भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा था। तुम सच कह रहे हो ना? चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? मैंने हाँ में सर हिला दिया था और उसके हास्य को दूर करने की कोशिश किया था। तभी वह कहने लगी कि आज मैं पार्लर गई हुई थी, मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी। मेरी दोस्तों को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ गया था और वापसी पर मैं अकेले ही घर आ रही थी। रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई और अभी मैं घर कॉल करके किसी को बुलाने ही वाली थी। तभी किसी ने मेरा मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे खींचता हुआ जंगल में ले गया। वह एक गाड़ी में बैठाकर ना जाने कहाँ लेकर गया। वहाँ पर 5 लोग थे और उन चारों पाँचों ने मेरे साथ दरिंदगी की, मेरे साथ दुष्कर्म किया, मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। यह बात बताकर वह फिर से रो पड़ी। उसकी बात सुनकर मेरा सर घूम गया था। दिल कर रहा था मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं और उन लड़कों के टुकड़े टुकड़े कर दूं जिन्होंने मेरे होने वाली पत्नी के साथ यह सब कुछ किया था। कितनी देर लगी थी मुझे खुद को संभालने में, अपना गुस्सा शांत करने में, मगर तभी मेरे दिमाग में एक चेहरा लहर गया था। वह चेहरा जो रोते हुए मुझे कह रहा था कि आज जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, कल तो तुम्हें यह बताना पड़ेगा और तब तुम्हें एहसास होगा किसी की बेबसी की। जब कोई इंसान बेबसी की हालत पर होता है, उसके दिल से जो आह निकलती है तो वह अगली इंसान को भी तबाह बर्बाद कर देती है। जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया है, कल को तुम भी इसी तरह बर्बाद हो जाओगे। तुमने मेरे दिल की खुशी छीन ली है तो तुम्हें भी खुशी नसीब नहीं होगी। यह सारी बातें किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों में सामने चलने लगी थी और फिर मैं अपना सर दोनों हाथों से थाम के रह गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा दिल कह रहा था कि रूपाली को इस हालत में तना छोड़कर चला जाऊं और फिर दिमाग कह रहा था कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। रूपाली के साथ जो कुछ हुआ
है वह मेरे ही गुनाहों का नतीजा है। और अगर मैं रूपाली को छोड़ देता हूँ और छोड़ दिया तो उसे ज़िंदगी से भरोसा उठ जाएगा। और वैसे भी उसके साथ जो कुछ हुआ है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, यह बेगुनाह है, यह मासूम है और इसको मैं किसी दूसरे की किए की सज़ा कैसे दे सकता हूँ। मेरे दिलो दिमाग में जैसे जंग छिड़ी हुई थी, दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ कह रहा था और रूपाली की मोहब्बत मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। वो मुझे बार बार एहसास दिला रही थी कि मेरे होने वाली पत्नी को मुझसे पहले कोई और इस्तेमाल कर चुका था। और मैं सोच रहा था कि दोबारा उसे कैसे अपनाऊं। तभी मैंने उसे उन लड़कों के बारे में पूछा, वह जो कुछ भी जानती थी मुझे बता दे। और फिर मैं लंबे लंबे सांस भरते हुए वहाँ से उठकर आ गया था। रास्ते में उसकी सहेलियाँ मुझे छेड़ने लगी। अगर यह हादसा ना हुआ होता तो मैं यह छेड़खानी से लुत्फ उठा रहा होता, इस बात का पूरा भरपूर जवाब भी देता, मगर अब तो कुछ मुझ पर बीत चुका था। उसके बाद मैं किसी की मजाक का जवाब देना तो दूर की बात है, मैं किसी से नज़र मिलाने के काबिल खुद को नहीं समझ रहा था। बार बार मेरी वहम के पर्दे पर वह चेहरा लहर रहा था और बार बार आंखों के सामने रूपाली के आंसू भरे चेहरा भी नजर आ रहा था। ऐसी परेशानी में घिरा हुआ था, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और फिर मैं अपने दोस्त के पास गया। मेरा वह दोस्त मेरे हर राज से वाकिफ था, मेरी हर बात जानता था। तभी मैंने उसे कहा कि मैं एक काम करना चाहता हूँ, मगर ख्याल आ रहे थे कि उस काम में मेरा नाम ना आए। मेरा दोस्त मेरी बात सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा, ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम करना चाहते हो और तुम इस बात की भी परवाह ना कर रहे हो कि तुम्हारा इसमें नाम ना आ जाए। और फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि अपने साथ 4-5 दोस्तों को मिला लो और फिर मेरे साथ चलकर मेरे होने वाली पत्नी के साथ मेरा तारीफ एक हैंडसम नौजवान लड़कों में होता था। लड़कियां मुझे देखते ही मुझ पर आशिक हो जाती थी। एक तो मेरा खूबसूरत चेहरा था और दूसरी तरफ मेरा स्टेट भी बहुत बड़ा था। मेरे पास बड़ी सी गाड़ी थी और मुझे रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। यही वजह थी कि लड़कियां मुझ पर मरती थी। मैं जिस भी लड़की पर हाथ रखता था, जिस किसी से भी दोस्ती करने की ख्वाहिश करता, इजहार करता, तो वह अपने अपने को खुशकिस्मत लड़की समझने लगती थी। और जब लड़कियां खुद को मेरे सामने सौंप देती थी तो मेरे नज़दीक भी उनकी कोई अहमियत नहीं होती थी। मैं उन्हें टिश्यू पेपर से ज़्यादा कोई हैसियत देने पर तैयार ही नहीं था। जो लड़की अपनी इज्जत खुद नहीं करती उसकी मैं कैसे इज्जत कर सकता था। जब मैं लड़कियों का टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था तो उसके बाद वो रोते हुए मेरे पास आती थी और मुझसे शादी करने की जिद करती, मुझसे बात करने के लिए मुझसे मिन्नतें करती। मगर तब तक मेरा उनसे दिल भर चुका होता था। मैं उनसे बात नहीं करता था और उन्हें ठुकरा दिया करता था। जिसका नाम नेहा था वह गरीब माँ बाप की बेटी थी। वह दिखने में बेहद हसीन थी, इस कदर सुंदर थी कि उसे देखकर मैं देखता रह गया था। मैं अपनी पलकें झपकना भूल गया था। वह भी ऐसी बला थी, जो भी उसे देखता वो अपनी सांसें रोक लेता। और वह लड़की किसी को भी आँख उठाकर नहीं देखती थी। और जब मैं उसके रास्ते में आया, उससे दोस्ती करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने मुझे मना कर दिया और इस बात से मेरा ईगो हर्ट हो गया था। मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। उसने मेरे दोस्त के सामने मुझे इनकार किया और वह दोस्त जिनके सामने मैं कितनी ही बड़ी बड़ी फेंक चुका था, कोई लड़की मुझे इनकार नहीं कर सकती। और अब जब उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था और मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को हासिल करके रहूँगा और फिर ऐसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दूंगा। मैं उस पर अपने प्रेम का जाल फेंक रहा था। उसके रास्ते में खड़ा होता, उसे देखने के लिए घंटों इंतजार करता रहता। उसके दिल पर मेरी मोहब्बत जगह बनाने में कामयाब हो गई थी और वह एक नरम दिल की लड़की थी। वह समझती थी मैं सच में उससे प्यार करता हूँ और फिर वह मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगी। और तभी मैं एक दिन उसे अपने बर्थडे का झूठा बहाना बनाकर अपने साथ कॉलेज से छुट्टी के बाद ले गया। वह बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझे घर पर जल्दी जाना है, मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप नहीं जानते कि अगर मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी तो वह मुझे लेकर परेशान हो जाएंगे, इधर उधर ढूंढेंगे। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन में मुस्कुरा दिया था कि आज तो वक्त पर घर नहीं पहुंच सकूंगी। आज तो तुम्हें अपने गुरूर की कीमत चुकानी पड़ेगी। जो तुमने मुझे इनकार करके जो गलती की है, अब तुम्हें गलती की कीमत अदा करना होगा। वह मेरी सोच से अनजान थी, अपनी बातें करने में मग्न थी और वह मुझसे सच्चा प्यार करने लगी थी। मुझे तो बस अपने काम से मतलब था और काम था कि मुझे प्यार वगैरह से कोई मतलब नहीं था। काम निकलने के बाद
मैं फिर उस लड़की की तरफ दोबारा देखता तक नहीं था। मैं सीधा उसे, वह दोस्त जिनके सामने नेहा ने मेरी और अपने फार्म हाउस ले गया था, और यहाँ पर मैंने अपने उन दोस्तों को भी बुला लिया था जिसके सामने मेरी बेइज्जती की थी, मुझे इनकार किया था। मैंने अपने तमाम दोस्तों को वहाँ पर बुला लिया था और फ़ौरन सबके सामने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। और तब बारी बारी मेरे दोस्तों ने भी उससे अपनी प्यास बुझाई थी। दोपहर ढल गई थी और अब शाम की रात फैल गई थी। वो अधमरी हालत में वहीं पर पड़ी हुई थी। वह बुरी तरह से सिसक रही थी। अब तो शायद उसमें रोने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी जब मैं कमरे में गया तो एक नफरत भरी नज़र मैंने उसके चेहरे पर डाली और वह मुझे देखकर उठकर बैठ गई। और इस कदर ऐसी हालत में वह किसी जख्मी सैनिक की तरह मुझ पर छपक पड़ी। मेरे गिरेबान उसके हाथ में थे और रोते हुए बोली कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम यह नहीं जानते कि तुमने किस मासूम लड़की के साथ क्या किया है, और आज तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। कल को तुम्हारे साथ यह सब कुछ ज़रूर होगा, और जब तुम्हारे पास सिवाय पछताने के और कुछ नहीं बचेगा। यह बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा कि ये सब बातें बंद करो, तुम्हारी कोई बद्दुआ मुझ पर असर नहीं कर सकती। और वैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी यह बेकार की बद्दुआ मुझ पर असर करेंगी, मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेंगी? तो शायद सुन लो, पैसों में बहुत ताकत है। मेरी इन सब बातों को सुनकर वह नफरत भरी नज़र मेरे चेहरे पर डालकर कहने लगी, तुम शायद भूल रहे हो कि एक ऊपर वाला भी है जो इस सारी दुनिया का मालिक है, जो यह सब कुछ देख रहा है। और जो कुछ तुम मेरे साथ किए हो इस बात से भगवान वाकिफ है, और तुम्हें अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। पहले तो तुम खुद के बारे में फैसला कर लो कि तुम्हारे साथ क्या होना है, क्योंकि अब तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। आधी रात गुजर चुकी थी, अब तक तुम घर से बाहर हो। तुम्हारा बाप तो तुम्हें इस हालत में देखते ही जान से मर जाएगा। अब बताओ क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? मैं वहां से आ गया था और तभी वह लड़खड़ाते कदमों से फौरन मेरे फार्म हाउस से बाहर निकल गई। एक बार तो मैं सोचा कि उससे रोक लूं, उसे घर जाने से मना करूं, क्योंकि यह फार्म हाउस वीराना इलाके में था। आसपास तो कोई आदमी नहीं था और आधी रात को उसका इस वीराने रास्ते में जाना सही नहीं था। मगर फिर मैं सोचकर चुप हो गया कि मैं कौन होता हूँ उसे यहाँ पर रोकने वाला, और मुझे से बड़ा कौन शैतान है यहाँ पर उसके लिए। क्या सही है क्या गलत है मुझे क्या, और जो चीज़ पहले से लूट गई हो उसे बचा के क्या फ़ायदा। यह सोचकर मेरे लबों पर ज़्यादातर मुस्कुराहट आ गई थी। और अगले दिन की खबर मुझे अपने डिपार्टमेंट से मिली थी कि एक पल को मैं सुनकर हैरान रह गया था। मैं इतनी लड़कियों के साथ यह सब कर चुका था। वह बहुत दिनों रोती थी और फिर चुप हो जाती थी और कोई ना कोई बॉयफ्रेंड बना लेती थी, मगर यह लड़की, इसने तो अपनी जान ले ली थी। और मेरे दिल में कुछ दिन तक तो एहसास रहा था, मगर फिर जल्दी ही मैं इस बात को भूल गया था। और तब मेरी मुलाकात रूपाली से हुई। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी और वह भी अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। उससे मिलकर मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मुझे उससे सच में प्यार हो गया था। और वैसे भी अब मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करना चाहते थे। तभी मैंने सोचा कि शादी तो मुझे करनी ही है, तो क्यों ना मैं रूपाली से ही कर लेता हूँ। पहले तो वह मुझे इनकार करती रही। वह भी मेरे किरदार के बारे में अच्छे से जानती थी, वह भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसे बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि लड़कियां मेरे लिए क्या हैसियत रखती है। मगर जब मेरे माँ बाप उसके घर में उसका रिश्ता लेने के लिए गए, तब रूपाली को इस बात का यकीन आ गया कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, और फिर वह भी मुझे पसंद करने लगी थी। और हम दोनों की रजामंदी से हमारा यह रिश्ता तय हो गया था। और अब मेरी उसके साथ शादी होने वाली थी। और शादी से एक दिन पहले रूपाली मुझे यह कह रही थी कि उसको किसी ने बर्बाद कर दिया है, उसकी दुनिया लूट गई है। और उसकी दुनिया लूटने वाला कौन था, किसकी इतनी ज़रूरत थी, जो मेरी होने वाली पत्नी की तरफ आंख उठाकर देखा था और उसके साथ यह सब कुछ कर गया था। यह सोचकर ही मेरा खून खौल उठा था। मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता था, उनसे इस चीज़ का इंतकाम लेना चाहता था। और तभी मैं अपने दोस्त के पास गया, और जब उसे मैंने यह कहा कि मुझे अपनी पत्नी के गुनहगारों को पकड़ना है, तो उन्हें उनके किए की सज़ा देनी है, तो मेरा दोस्त मेरे मुंह की तरफ देखने लगा और कहने लगा कि जज्बाती होकर कोई फैसला मत करो। तुम्हें इन सब में पुलिस की मदद ले सकते हो, और पुलिस की मदद से तुम उसके गुनहगारों तक पहुंच सकते हो। मगर मैं गुस्से से उसे देखकर बोला कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए और मैं सारे कानून तोड़ दूंगा। तुम नहीं जानते कि मेरे अंदर इस वक्त कैसी आग लगी हुई है। जब तक यह आग बुझ नहीं जाएगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और यह आग तब बुझेगी जब तक मैं उन चारों पांचों गुनहगारों से
बदला नहीं ले लेता? तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? मैं अभी के अभी दोस्ती खत्म कर दूंगा। मेरी धमकी सुनकर वह चुप हो गया और फिर उसने अपने दोस्तों को बुलाया। मैं उन लड़कों का हुलिया अपने दोस्तों को बताया तो थोड़ी ही देर में उसने उन लड़कों के बारे में पता कर लिया था। और जब उसकी लोकेशन हम लोगों ने देखी तो यह देखकर मैं हैरान परेशान रह गया कि वह लड़के इस वक्त मेरे फार्म हाउस में मौजूद थे। इस वक्त वहाँ पर क्या कर रहे थे? उनकी ज़रूरत कैसे हुई मेरे फार्म हाउस में दाखिल होकर मेरी पत्नी के साथ यह दुष्कर्म करने की? तभी मैं खोलते खून के साथ अपने दोस्तों को लेकर अपने फार्म हाउस पे चला गया था। और जब मैं फार्म हाउस पे दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड एक तरफ बेहोश पड़ा हुआ था। सबसे पहले तो मैंने उसे होश में लाया और जब वो होश में आया तो फिर हैरत से इधर उधर देखने लगा और कहने लगा कि यहाँ पर ज़बरदस्ती कुछ लड़के घुस आए थे। उसके साथ एक लड़की थी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी और फिर उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया था और मैं बेहोश हो गया था। इसका मतलब था कि वह रूपाली को इसी फार्म हाउस में लेकर आए थे, क्योंकि रूपाली को मैं कभी भी यहाँ पर नहीं लेकर आया था। इसलिए वह नहीं जानती थी कि यह मेरा फार्म हाउस है। वह मेरे ही घर में घुसकर मेरे ही पत्नी के साथ यह सब कुछ कर गए थे। अब मैं पूरा फार्म हाउस छान मारा, वो लड़के कहीं भी नहीं थे। फिर मैं सबसे आखिरी कमरे में गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वह सब वहीं पर मौजूद थे। उनमें से कोई बिस्तर पर लेटा हुआ था तो कोई सोफे पर था। उसके हाथों में पिस्तौल थी और किसी के हाथ में खंजर थे। वह सब तो पूरा इंतजाम करके बैठे थे। मुझे देखकर उनमें से एक लड़का कहने लगा कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे अमित, बहुत लेट तुम यहाँ पर आए हो। हमें लगा था कि तुम फौरन ही यहाँ पर आ जाओगे। क्या तुम्हें अपने होने वाली पत्नी से इतना भी प्यार नहीं है जो अब आए हो? तुम भी हमसे डर गए थे। मैं गुस्से में उस पर हमला करना चाहता था जब मेरे दोस्त ने मुझे काबू कर लिया और मुझे कहने लगे कि जोश में नहीं होश से काम कर लो। यह लोग भी खाली हाथ नहीं आए हैं, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद है और मुझे लगता है कि इन लोगों की तुम्हारे साथ दुश्मनी है और यह जो कुछ भी हुआ है उन्होंने तुम्हारी दुश्मनी में ही किया है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मुझे भी अंदाजा नहीं हो रहा था। तभी मैं उस लड़के से कहने लगा कि कौन हो तुम लोग और तुमने मेरी होने वाली पत्नी के साथ यह सब कुछ मेरी वजह से किया है? वह कहने लगा कि तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। तुम लोगों को तो मैं जानता तक नहीं हूँ। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हमें नहीं जानते मगर हम तुम्हें जानते हैं और तुम्हारे लिए सज़ा इसलिए दी है कि सारी ज़िंदगी तुम इस सज़ा को, इस बात को बर्दाश्त करो और जो जुल्म तुमने कल को किसी और पर किया था आज खुद भी इस सब से गुजरो। सारी बातें मेरे सर के ऊपर से ही गुजर रही थी। तभी मैंने उसे कहा कि जो कुछ भी साफ साफ खुलकर कहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी कहने लगी कि तुम्हें याद है? कहाँ से याद होगा? कुछ टाइम पहले तुम्हारी ज़िंदगी में एक लड़की थी जिसको तुमने इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया था। उसकी बात सुनकर मैं चुपचाप रह गया था। यह तो मैं बहुत सी लड़कियों के साथ किया था और फिर दोबारा उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा था। मगर यह लड़का ना जाने किस लड़की की बात कर रहा था। वह जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई एक तो लड़की नहीं थी। तुमने तो ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है और यह बात तो तुम्हें भी याद नहीं होगी। चलो मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं किसी और की नहीं बल्कि नेहा की बात कर रहा हूँ, जिसने तुम्हारी वजह से खुदकुशी कर ली है और तुम उसके मुजरिम होने के बावजूद भी अभी तक आज़ाद घूम रहे हो। क्यों? हमारे पास तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं था, तभी तुम कानून के गिरफ्तार से आज़ाद हो। और वैसे भी तुम्हारे जैसे बड़े लोगों का कानून कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम बड़े बाप के बेटे हो और तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल भी जाता तो पैसे देकर तुम खुद को छुड़वा सकते थे। उसके बाद उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने नेहा का चेहरा घूमने लगा और उसकी वह तस्वीर भी मेरे आंखों के सामने लहरने लगी थी जो अखबार में छपी हुई थी। खुदकुशी करने के बाद उसका चेहरा काफ़ी हद तक सूज गया था क्योंकि उसने खुद को पंखे से फांसी लगा ली थी। मैंने लड़के से कहा कि तुम कौन हो? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक था? वह जालिम अंदाज में हंस पड़ा और कहने लगा कि नेहा मेरी मुंह बोली बहन थी और उस दिन जब वह घर पर नहीं आई थी तो उसके पापा बहुत परेशान थे, बहुत रोए जा रहे थे। मैं उन्हें तसल्ली देता कि नेहा जल्दी वापस आ जाएंगी। मैं जानता था कि वह बहुत अच्छी लड़की थी और वो कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकती थी। बहुत अच्छी लड़की थी और
मैं यह समझता था कि उसकी किसी भी लड़के के साथ दोस्ती नहीं है। तब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैंने उसके सारे दोस्तों से पता कर लिया, मगर किसी को भी उसकी मौजूदगी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसके तमाम दोस्तों के घर गया, मगर कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। सबका कहना था कि नेहा छुट्टी तक तो कॉलेज में ही थी और फिर ना जाने वह कहाँ चले गई। किसी ने भी उसे तुम्हारे साथ जाते हुए नहीं देखा था। शायद उसकी वजह यह थी कि तुमने उसे कॉलेज से कुछ फासले से पिक किया था। वह रात उसके पापा की ज़िंदगी की आखिरी रात थी। जब आधी रात तक उसकी बेटी घर नहीं आई तो वह अपने को पकड़कर ज़मीन पर बैठता चला गया था और उसके दिल का दर्द उसकी जान लेकर माना था। आधी रात के बाद नेहा टूटी फूटी हालत में घर आई। घर के मोहल्ले के कितने लोगों के जुल्म से गुजर कर आ रही थी। तभी मैं उसमें जमा था और मैं भी वहीं मौजूद था। जब नेहा की हालत देखते ही मैं समझ गया कि उसे लेकर मैं एक अलग कमरे में चला गया। उससे पूछने लगा कि यह सब क्या है। तब उसने मुझे रोते हुए तुम्हारे बारे में बताया था और यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। तब मुझे तुमसे बहुत नफरत का एहसास हुआ था, मगर मैं एक गरीब बाप का बेटा था। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और नेहा को मैंने तसल्ली दिया मैं उसकी ज़रूर मदद करूंगा, मगर उसने शायद मेरी बात का यकीन नहीं किया था। वैसे भी तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके थे और उसके पिता भी इस दुनिया से चले गए थे। शायद यही वजह थी कि उसने मौत को गले लगाना बेहतर समझा था और इस दुख से भरी ज़िंदगी से छुटकारा हासिल कर लिया। मगर तभी मैंने सोच लिया था कि तुमसे इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा। और अब जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम रूपाली से बहुत मोहब्बत करते हो और तुम्हारी कल उसके साथ शादी होने वाली है, तभी फिर मैं रूपाली को लेकर यहाँ पर आ गया। और जिस कमरे में तुमने नेहा की ज़िंदगी बर्बाद की थी, उसी कमरे में रूपाली के साथ हम लोगों ने उसे नोच डाला। उसकी बात सुनकर मैं ज़मीन पर बैठता चला गया था। यह सब तो मेरा कसूर था जो रूपाली के साथ हुआ, और मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगा था। मैं रूपाली से बहुत मोहब्बत करता था और अब उसको छोड़ने के लिए मैं खुद में हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वह लड़का मुझे काफ़ी देर देखता रहा और फिर कहने लगा कि मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ। मैं चाहता तो उसके साथ यह सब कुछ भी कर सकता था, मगर हम लोगों ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने उसे डराया धमकाया था, यहाँ पर कैद करके रखा था और फिर उसे छोड़ दिया। यह सुनकर मैं हैरत से सर उठाया। तो क्या उन लोगों ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था? मेरी आंखों में बेचैनी देखकर वो कहने लगा, तुम्हारी यही सज़ा काफ़ी है। जो कुछ तुम जान चुके हो, जो कुछ तुम बर्दाश्त कर चुके हो, तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी के लिए यह सबक काफ़ी है और मैं तुम्हें यही सबक देना चाहता था। उसके बाद मैं हारे हुए कदमों से वहाँ से बाहर आ गया और अपने दोस्तों को कहा कि हमारा उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इन लोगों ने जो कुछ भी किया है, मुझे मेरी ही बात का जवाब दिया है। उन लोगों से ने रूपाली के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, बस उसे डरा धमका कर छोड़ दिया। उन्होंने रूपाली को यह सारी बातें बता दी थी और रूपाली सब कुछ मुझसे सुनना चाहती थी। और जब मैं उसे मेरा सच मालूम हो गया तो मुझसे नाराज़ हो गई थी। वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से यह बात कहकर मनाया कि आज के बाद कभी किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखूंगा। उसके बाद मैं सुधर गया था। मैं कभी भी किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं सोचता था। वह रात आज तक मुझे याद थी और उस रात को याद करते ही मेरी रूह काँप जाती थी। मैंने जो गलत किया था उसकी सज़ा तो मुझे बहुत बड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी सज़ा मुझे बहुत कम मिली। आप लोग बताइए मेरी सज़ा क्या होनी चाहिए थी? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।